नमस्कार साथियों, आज बात गोवा के कॉमन सिविल कोड पे होगी। आजकल देश में कॉमन सिविल कोड को लेके, समान नागरिक संहिता को लेके बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और इस पे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। धार्मिक आधार पे भी इसमें ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। इसको आज संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा है क्या और क्यों गोवा में, भारत में एक ऐसा राज्य है गोवा जो बहुत छोटा सा है, लेकिन वहाँ पे कॉमन सिविल कोड स्वतंत्रता के समय से चल रहा है, स्वतंत्रता के पहले से चल रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि भारत के एक राज्य में समान नागरिक संहिता जब अच्छी तरह से चल रही है तो उसको पूरे देश में लागू होने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, हमारा संविधान ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य पूरे देश में सभी नागरिकों पे एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। जब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो जाहिर है कि इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश में विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित अर्थात अनुवांशिकता से जो आप अपने पूर्वजों से धन प्राप्त करते हैं, संपत्ति प्राप्त करते हैं, उन मसलों पे, या जो सक्सेशन के इश्यूज होते हैं या एडॉप्शन के इशू होते हैं कि कौन किसको गोद ले सकता है, बिना किसी जाति, धर्म, सेक्स या ट्राइब इत्यादि का कोई ध्यान किए हुए इस पे हमें संविधान ये निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है आर्टिकल 44 में। और अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने इस मुद्दे को ये कहा है कि भाई इस पर कानून क्यों नहीं है। इस पर केंद्र सरकार से पूछा है कि आप कब इस पे कानून लाएंगे और आप कानून क्यों नहीं लाते, क्योंकि ये पॉलिसी है, डिसीजन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कोई निर्देश तो नहीं दे सकता। लेकिन शाबानो केस में तो जजमेंट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लाना चाहिए। अभी मार्च 22 की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट बात है, 1-2 महीने पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटिशन आया। अश्वनी उपाध्याय एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक पिटिशन पेश किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन के आधार पे सरकार को ये पूछा कि भाई आप नागरिक संहिता क्यों नहीं लाते हैं। तो सरकार नागरिक संहिता स्वतंत्रता के बाद से ही ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको अपनी मैनिफेस्टो का एक इंटीग्रल पार्ट बनाती रही है। हमेशा वो कहती रही है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। अर्थात जाहिर है वो संविधान सम्मत है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पार्टी सम्मत हो, वो संविधान सम्मत है। और मार्च में जब ये पिटीशन लाया गया उसके पहले ही जो उत्तराखंड की सरकार थी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू कराने के लिए एक समान नागरिक संहिता समिति का भी गठन कर दिया था। कालांतर में आसाम और हिमाचल प्रदेश ने भी इसी प्रकार की इच्छाएं व्यक्त की है कि वो भी अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। गोवा में चूंकि ये लागू ही है समान नागरिक संहिता, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई गोवा में जब समान नागरिक संहिता लागू है तो क्यों नहीं गोवा मॉडल को पूरे देश में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सभी देशों, पूरे राज्यों में, सभी राज्यों में एक्सेप्ट कर लिया जाए, पूरे देश में एक्सेप्ट कर लिया जाए, वहाँ तो कोई समस्या है नहीं। बल्कि गोवा तो बड़े ही एक सुखी राज्यों में माना जाता है। सभी लोग जाते हैं गोवा घूमने और वहाँ पर बड़ा आनंद उठाते हैं। और इसमें ये भी है कि अगर हर राज्य अलग अलग कानून बनाएगा, उत्तराखंड अलग कानून बनाएगा, हिमाचल अलग कानून बनाएगा, असम अलग कानून बनाएगा, तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होगा। और क्यों ना पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि पूरे सभी राज्यों पे अप्लाई करता हो, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। तो ये मुद्दा शुरू से विवादास्पद रहा है। उसका कारण ये है कि इस पे कोई आम सहमति नहीं बन पाई है और सरकारों ने भी इस मुद्दे को बैक बर्नर पर रखा है और ये सोच के बैक बर्नर पर रखा है संभवतः
कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो डाइवर्स कंट्री तो हम लोग शुरू से जानते हैं। अगर हमारे संविधान बनाने वाले ये सोचते कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो अपने नीति निर्देशक तत्व में इसको लाते ही क्यों? और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह चुका है कि नीति निर्देशक तत्व कोई पेपर टाइगर नहीं है, वो बाकायदा सरकार को उसको लागू करने की जिम्मेदारी है, और वो फंडामेंटल राइट से अगर क्लैश नहीं करता तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। तो हमें ये देखना होगा कि हिंदुस्तान जो कि विविधताओं का देश है, ठीक है विविधताएं बनी रहे अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारे जो लॉज हैं वो लॉज तो हम सब पे अप्लाई होते हैं। क्रिमिनल लॉज हम पे अप्लाई होते हैं, पेनल कोड हम सभी पे अप्लाई होता है, तो ये सब तो अप्लाई होते हैं। तो सिविल लॉज क्यों नहीं हमारे यहाँ अप्लाई हो सकते हैं, हाँ, जिसमें कि विशेष रूप से मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन इत्यादि के मुद्दे आते हैं। तो ये एक बहुत ही यहाँ पे संवेदनशील मसला हो गया है। तो आइए ये देखते हैं कि गोवा में जो हमारा कॉमन सिविल कोड है, गोवन कॉमन सिविल कोड जिसको कहते हैं, ये क्या है, कब बना, कैसे आया, क्या इसके प्रावधान है, इसको समझने की संक्षेप में कोशिश करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि गोवा स्वतंत्रता के पहले एक पुर्तगीज कॉलोनी थी। यहाँ पे सामान्य रूप से तो ब्रिटेन का शासन था, लेकिन गोवा पे पुर्तगाल का कब्जा था। पुर्तगाल एक बहुत छोटा सा यूरोप का देश है, लेकिन था उसका कब्जा गोवा पे। और हमने, भारत ने इसको प्रोटेस्ट किया और 1961 में इसको गोवा से फ्री किया और इसको पुर्तगाल से फ्री किया और भारत में इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने इंडियन यूनियन में। तो 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ भारत के लिए और भारत में इंटीग्रेट हो गया। तो स्वतंत्रता के पहले गोवा में बाकायदा एक लीगल सिस्टम, जो पुर्तगीज लीगल सिस्टम है, वो लागू था। और उस पुर्तगीज लीगल सिस्टम में पुर्तगीज सिविल कोड 1867 लागू था। और पुर्तगीज सिविल कोड 1867 में ये तमाम बातें गोवन जो सिविल कोड जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सिविल कोड, ये था कि वो व्यवस्थाएं क्या होती, अभी उसको देखते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब भारत के द्वारा 1961 में गोवा को भारत में मिला लिया गया तो गोवा ने थोड़ा समय लगाया, पुर्तगाल ने थोड़ा समय लगाया, लेकिन 1974 में पुर्तगाल ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, गोवा पे भारत की संप्रभुता स्थापित हो गई और उस समय गोवा को भारत में एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया 1974 में। और 1984 में उसको गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। लेकिन जब 1961 में गोवा को भारत राज्य में मिलाया गया तो जो गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 बनाया गया, उसमें ये प्रावधान रखा गया कि 19 दिसंबर 1961 जिस दिन की गोवा का भारत में विलय हुआ, उसके पूर्व जो भी कानून गोवा में लागू थे वो सारे के सारे कानून वैसे ही लागू रहेंगे जब तक कि भारत सरकार या भारतीय संसद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर देती है, तब तक वो लागू रहेगा। तो जाहिर है कि गोवन सिविल कोड भी लागू था गोवा में। और गोवा, चूँकि ये नियम बना दिया गया कि जो कानून लागू थे वो लागू रहेंगे, तो गोवा का जो सिविल कोड था, अर्थात जो समान नागरिक संहिता गोवा में लागू थी, वो कंटिन्यू की। और इस प्रकार से गोवा स्वतंत्रता के पहले भी, अर्थात भारत में विलय के पहले भी और भारत में विलय के बाद भी वहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू था। आइए देखते हैं कि गोवा का जो कॉमन सिविल कोड है उसके प्रावधान क्या क्या है। संक्षेप में उसके प्रावधानों को जानते हैं कि कोशिश करते हैं। पहली बात तो उस कॉमन सिविल कोड में ये है कि विवाह का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक सिविल अथॉरिटी के सामने होगा। अर्थात जो शादियां केवल चर्च में हो जाती हैं, जो शादियां केवल घरों पे हो जाती हैं, जो शादियां केवल किसी तरीके से हो जाती हैं, फेरे लेके मंदिर में हो जाती हैं या कहीं भी हो जाती हैं, उन शादियों की वहाँ पे मान्यता नहीं है। हर शादी को रजिस्टर होना पड़ेगा। और ये अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी
शादियां होती हैं कि जब लीगल इश्यूज आते हैं और इनहेरिटेंस के मसले आते हैं तो कोर्ट तो डॉक्यूमेंट मांगता है कि साहब आप बताइए कि आप विवाहित हैं कि नहीं, आप पत्नी हैं कि नहीं फलां की, कि आपको इसमें शेयर मिले, या पति हैं कि नहीं कि आपको शेयर मिले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो कि सॉल्व होना ही चाहिए, चाहे इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ये तो एक सिविल मैटर्स हैं जो कि आगे चल के प्रॉपर्टी के विवाद में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इनहेरिटेंस से काम आते हैं कि वेदर यू आर द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये एक्स एंड वाई का जो कॉम्बिनेशन है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए लॉ में। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति और पत्नी दोनों भी एक दूसरे के संपत्ति के बराबर के ओनर्स होंगे। अर्थात हस्बैंड नहीं कह सकता कि चाहे वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो, चाहे उसने प्राप्त किया हो अपने पुश्तैनी से, या चाहे वो उसने एक्वायर किया हो, अर्न किया हो, या उसके पास किसी भी सूरत में वो पैसा है, संपत्ति है, वो ये नहीं कह सकता जी ये हमारी केवल संपत्ति है, उसमें वाइफ का बराबर का हिस्सा होगा। और यही बात वाइफ पे भी लागू होती है कि वाइफ के पास भी जो पैसा है, वाइफ के पास भी जो संपत्ति है, वाइफ ने चाहे उसको पुश्तैनी संपत्ति मिली हो, उसमें हस्बैंड का बराबर का हिस्सा है। इस प्रकार से जो कुछ भी पति पत्नी के पास है वो दोनों का साझा है और बिल्कुल आधा है। ये दूसरी चीज़। कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को दरकिनार नहीं कह सकता। जैसे बहुत सारे धर्मों में हम लोग देखते हैं कि पत्नी को दरकिनार कर दिया जाता है, उनको तलाक दे दिया जाता है, उनको दर्द की ठोकरें खाना पड़ता है कि 2 पैसे के लिए, और 10 तरह के शाबानों के केस में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। तीसरी चीज़ जो उसमें है कि अगर कोई पति या पत्नी, ख़ास तौर से अगर पति अपने वाइफ को डाइवोर्स करता है तो वाइफ को उसकी टोटल प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलेगा। उसको बेग बोरो स्टील करने की आवश्यकता नहीं है। शी इज़ एंटाइटल्ड फॉर हाफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। दैट इज़ थर्ड थिंग। चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने यहाँ भी बहुत लेट हुई थी भारत में, वो ये है कि डॉटर्स को इक्वल शेयर जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी में नहीं मिलता था। भाइयों में बंटवारा हो जाता था और बहनों को दरकिनार कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकता है। गोवा में ऐसा है नहीं है। गोवा में ऐसी प्रावधान है कि अगर आप लड़की हैं तो डजंट मैटर, आपको अपने पिता या अपने पेरेंट्स की संपत्ति में आधा हक मिलेगा। भाई आपको डिप्राइव नहीं कर सकता है जी आप तो विवाहित हो गए, आप तो दूसरे परिवार के सदस्य। नो, इट डजंट मैटर। ये चीज़ अब जाके भारत में जो हिंदू एक्ट है उसमें लागू हुआ और अभी 2005 में कब इसको लागू किया गया और महिलाओं को भी, लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है। पांचवी चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि गोवा में दूसरी शादी या बहु विवाह प्रथा बिल्कुल ही मान्य नहीं है, चाहे वो आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अर्थात जो एक भावना छवि बनी हुई है कि मुस्लिम चाहे तो कितनी भी शादी कर ले और क्या क्या कर ले, ऐसा संभव गोवा में नहीं है। गोवा का जो कॉमन सिविल कोड है वो इजाज़त किसी भी मुस्लिम को नहीं देता कि वो दूसरी शादी या तीसरी शादी करे, ना किसी हिंदू को देता है, ना किसी भी धर्म के व्यक्ति को देता है कि ऐसा करे। हाँ, अपवाद स्वरूप में उसमें एक क्लॉज जोड़ा हुआ है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदि किसी हिंदू की पत्नी 21 वर्ष आयु होने तक कोई उसके इशू नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता, तो पति एक दूसरा शादी कर सकता है। या अगर पत्नी 30 वर्ष की हो गई और कोई मेल चाइल्ड अगर नहीं हुआ तो भी पति को ये हक दिया गया है कि उसको दूसरी शादी वो कर सकता है। बहुत सारे लोग इसको लेके आपत्ति करते हैं कि साहब गोवा में हिंदुओं को तो प्रिविलेज दिया गया है, लेकिन जैसा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिल्कुल इसको स्पष्ट किया कि 1910 से लेकर 1910, सोचिए बहुत लंबा अरसा है, ये 2022 चल रहा है, अर्थात पिछले 112 वर्षों में किसी भी हिंदू को ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। लॉ नॉट विद स्टैंडिंग, लॉ है, अभी उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी हिंदू को इसका बेनिफिट नहीं दिया गया है कि साहब वो चूँकि उसका पत्नी ने 21 वर्ष होने तक कोई बच्चा नहीं दिया या 30 वर्ष होने तक कोई मेल चाइल्ड नहीं दिया तो उसको दूसरे शादी की अनुमति दे दी जाए। ऐसा वहाँ पे गोवा के मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसा 1910 से नहीं हुआ है। इसलिए जो लोग
लोग ये कह देते हैं कि वहाँ पे वो जो कॉमन सिविल कोड है उसमें हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान है, एग्जेम्पशन है। ऐसी बात नहीं है ज़रूर प्रावधान, लेकिन उसका अनुपालन 120 साल से नहीं हुआ है बकौल वहाँ के मुख्यमंत्री के। तो क्या भारत में विविधताओं के होने से क्या हम एक सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि शादी विवाह ये सब चीज़ें जो तरह तरह के रिचुअल्स और तरह तरह की समस्याओं से जकड़े हुए हैं, रेट्रोगेटिव बहुत सारी प्रथाएं हैं, क्या हम उनको नहीं दूर कर सकते? क्या हम एक ऐसा सिंपल फार्मूला नहीं बना सकते कि भाई पति पत्नी है, आपने विवाह किया, लेकिन आप जाके कोर्ट में मैरिज करिए, रजिस्ट्रेशन अपना कराइए, केवल कानून उसी को मान्यता देगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो गोवा का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि गोवा के मॉडल की सारी चीज़ें हम लोग अपना लें, लेकिन एक आधार हमारे पास है कि गोवा मॉडल को लेके हम चल सकते हैं। और जाहिर है कि इस पे तो विद्वानों की एक समिति बनेगी, उसमें लॉ एक्सपर्ट्स होंगे, जजेस होंगे, स्टेक्स होल्डर्स होंगे, सारे कम्युनिटीज़ के लोग होंगे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होंगे। वो एक इसका ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट को पार्लियामेंट विवादित करेगी, हम लोग विवादित करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, विवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, अपने सुझाव देंगे, और तब जाके वो फाइनली उसका कोई स्वरूप उभरेगा। तो अभी से हम लोग चिंतित क्यों हो? उसमें चिंता की क्या बात है? हमें ये नहीं समझ में आता है कि कॉमन सिविल कोड को लेके कोई भी समुदाय, कोई भी धार्मिक समुदाय उसमें उत्तेजित क्यों हो, जबकि ऐसी कोई उसमें बात ही नहीं। वो धर्म से उसका कोई लेना ही देना नहीं है, वो तो एक सामाजिक प्रथाओं की बात है, और सामाजिक प्रथाओं में हमेशा सुधार। भारत में नहीं सती प्रथा थी, समाप्त की गई, भारत में नहीं बाल विवाह था, समाप्त किया गया, भारत में नहीं दहेज प्रथा थी, समाप्त की। तो बहुत सारे सामाजिक सुधार ये होते रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड भी कम से कम बहुत सारी समुदायों में जो बहुत ही प्रथाएं वो उन समुदायों के द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि एक प्रबुद्ध समाज के रूप में, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में हम क्यों नहीं उन प्रथाओं को सुधार कर सकते हैं, केवल इसलिए कि साहब हम सदियों से उसका पालन करते रहे हैं। अरे भाई, अगर मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय में ये विशेष फियर देखा जाता है कि वो इसको लेके, हालांकि बहुत सारे प्रबुद्ध मुस्लिम बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और उन्होंने बहुत ही खुल के यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत किया है, तो ये जो अपने में एक बड़ी हेल्दी बात है कि वो अपने समुदाय को समझा रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसमें कोई आपसे, आपके ऊपर, आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई आक्रमण नहीं हो रहा है। ये आर्टिकल 25 के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 जो रिलीजियस फ्रीडम देता है वो सभी को देता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, सभी को मुस्लिम फ्रीडम देता है। लेकिन उसमें राइडर लगा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसको भी हमको देखना चाहिए कि हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रताएँ देता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रताओं का ये मतलब नहीं कि हम अपनी धार्मिक, जो हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं, उसको भी हम धार्मिक मुलम्मा उस पर चढ़ा दें और कहें कि साहब ये भी हमारा धर्म कहता है। ऐसा नहीं है। तो अभी हाल में आपने देखा कि 19 मई 2022 को जमिया उलेमा हिंद ने देवबंद में एक रेजोल्यूशन पास किया, उसका बहिष्कार कर, उसको अपोज करने के लिए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, और जो प्रोग्रेसिव और एनलाइटेंड मुस्लिम्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे हमने देखा कि जो मुस्लिम हैं, एक एनलाइटेंड मुस्लिम्स हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों पे गुजरती है, जिन लोगों को हलाला के थ्रू जाना पड़ता है, जिन लोगों को, जिनकी बेटियों को डाइवोर्स से गुजरना पड़ता है, उससे तरह तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं, या और बहुत सारे हिंदू समाज में जो रिट्रोगेटिव स्टेप्स हैं, जो प्रथाएं हैं, उन सबको तमाम देखिए सभी को दिक्कत होती है। और मुझे लगता है कि हम जब ये सोचते हैं, सुनते हैं कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में भी जो है वो एक से कॉमन सिविल कोड है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो भारत में हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। और बहुत सारे जो सिविल लॉज हैं उसका वायलेशन ये लोग करते हैं। वुमेन इसमें बहुत सारे सफ़रर्स हैं, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर जस्टिस की इशू है ना, ये तमाम चीज़ें हैं। और मैरिज रिफॉर्म्स नीडेड, इनहेरिटेंस में, अडॉप्शन में, डाइवोर्स में तरह तरह के सुधार जब आवश्यक हैं, तो हमें क्यों नहीं इस पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, बजाय उत्तेजित होने के और एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की। इस पर एक सार्थक बहस करनी चाहिए। हमारी जो जेन्युइन चिंता
चिंताएं हैं उसको ज़रूर एड्रेस होना चाहिए, लेकिन हम अगर बहस ही नहीं करें, केवल इसको एक आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी आधार पे इसका अपोज करने की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही तर्कसंगत बात होगी। हमें सभी धर्मों की अच्छी जो बातें हैं उनको एक लेके, गोवा का मॉडल हमारे सामने है, गोवा के मॉडल को सामने रख के सभी धर्मों के लोगों को उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए एक पहले ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये ड्राफ्ट हम सभी लोगों को एक्सेप्टेबल है। उसमें बहुत सारे सुझाव आ सकते हैं, उन सभी सुझावों को जिस सीमा तक एकोमोडेट कर सकें हमको करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड इंटायर डाइवर्सिटी विदाउट डिस्टर्बिंग द डाइवर्सिटी हाउ वी कैन स्टिल, क्योंकि हम क्लेम तो यही करते हैं कि वी आर ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं तो यूनिटी लानी पड़ेगी। यूनिटी के जैसे हम क्रिमिनल लॉज हमारे ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, जैसे हमारे ऊपर बहुत से और कानून है वो लागू होते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊपर ये सब सामाजिक प्रथाओं को जिनको हम कहते हैं कॉमन सिविल कोड, ये क्यों नहीं लागू हो सकते हैं, इसके पीछे क्या औचित्य है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे आप सभी लोगों को विचार करना चाहिए, अपने आप में आसपास पड़ोस में बहसें करनी चाहिए, देखना चाहिए कि सबकी जेन्युइन चिंताएं और कंसर्न क्या है, और इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए कि 70 साल हो गए, जिस चीज़ को हमारा संविधान कहता है, जिस चीज़ को हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, जिस चीज़ को बहुत सारे विद्वान समझते हैं कि वो प्रोग्रेसिव हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि केवल हमें एक दृढ़ अपना एक निश्चित मत रख के रहना चाहिए कि नहीं मुझे तो अपोज ही करना है, और इसमें कोई डर की बात नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नथिंग बट इट इज़ ए कॉमन लॉ सेट फॉर 3-4 थिंग्स लाइक मैरिज एंड इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मुझे आशा है कि आप इस विषय पे और सोचेंगे, और इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।